हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि अगर देखा जाए तो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और इससे आपको ये भी पता चलता है कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा अंक प्राप्त करना है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर हल करें। तो आज हम लोग 2022 का एक सेट सॉल्व करेंगे, जिसका कोड है 346 GD। ये 2022 का एक सेट है, जिसको हम लोग आज जो जितने प्रश्न संभव हो सकते हैं उसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें अगर हम लोग देखें तो जो हमारा पहला प्रश्न है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बराबर द्रव्यमान के गोलों ए व बी को क्रमशः +Q एवं -Q आवेश दिया गया। यदि आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान क्रमशः Ma और Mb हो तो Ma और Mb में संबंध होगा। यानी दो गोले हैं, इसको समझ लेते हैं। वैसे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप समझे रहेंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को और भी हल करने में कोई समस्या नहीं होगी। नहीं तो आप रट सकते हैं कि इसमें क्या होगा आंसर देख करके। लेकिन देखिए, इसमें दो गोले दिए गए हैं, एक है A, ठीक, और एक गोला क्या है B। दोनों के द्रव्यमान दिए गए हैं। इसका द्रव्यमान है Ma और इसका द्रव्यमान दिया गया है Mb। एक पे कह रहा है कि Ma पे क्या है प्लस चार्ज है और इस पे क्या है माइनस चार्ज है। अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा संबंध सही है। एक तो पूछ रहा है कि Ma जो है वो बराबर है Mb के, पहला एक ऑप्शन है। सेकंड है आपका Ma इज़ ग्रेटर देन Mb, एंड थर्ड ऑप्शन है आपका Ma इज लेस देन Mb, एंड फोर्थ ऑप्शन है Ma इज़ मोर ग्रेटर देन Mb। तो इसमें अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि अगर किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज आता है तो प्लस चार्ज कब आता है, जब वस्तु क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। और जब कोई वस्तु ऋणावेशित होता है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, यानी उस पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अधिक होते हैं। तो इस पर इलेक्ट्रॉन, अगर इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस है, तो जितना इलेक्ट्रॉन इसमें कम हुआ है उतना इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हुआ है, अधिक हुआ है। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का भी अपना एक द्रव्यमान होता है, जो कि होता है 9.1। इलेक्ट्रॉन का अगर द्रव्यमान कोई पूछे तो होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ये आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो अगर Q कूलाम का आवेश इससे निकला है तो Q कूलाम का आवेश इस पे आया हुआ, इसका मतलब है कि इस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। और अगर इस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसका मतलब हुआ कि Mb जो है वो ग्रेटर देन है Ma से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है ये आपका सही होगा। Ma इज लेस देन जो है वो Mb है, यानी Mb का द्रव्यमान जो होगा ये Ma से अधिक होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका कारण क्या है, कि इसको हमने ज़्यादा क्यों बोला। इस पे इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है। इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण जो आपका सेकंड वाला वस्तु होगा इसका द्रव्यमान अधिक होगा। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही है और आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, तो अपवर्तन कोण का मान पूछ रहा है। यानी जो आपतन कोण है वो किसके बराबर है, क्रांतिक कोण के बराबर है। तो हमने आपको क्रांतिक कोण की परिभाषा बताया है। अगर आप हमारे वीडियोज़ को कभी पहले देखे हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन जो हमने चैप्टर आपको पढ़ाया है, तो वहाँ पे हमने बताया है, या आप लोग अपने क्लास में पढ़े होंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। और उसमें एक टॉपिक आता है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण की कंडीशन क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। क्रांतिक कोण ऐसा एंगल होता है जिसमें आपका अपवर्तन कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यानी जब हम लोग अपवर्तन वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो उस स्थिति में जब प्रकाश की किरण क्या होती है, सघन से, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो उस स्थिति में उसका अपवर्तन होता है तो अभिलंब से दूर हटती है। ठीक, तो इस स्थिति में जब अगर हम आपतन कोण का मान क्या करते हैं, लगातार बढ़ाते हैं, तो उस स्थिति में अपवर्तन कोण का मान भी क्या होता है, लगातार बढ़ता है। तो एक कंडीशन ऐसा आता है कि आपतन कोण का मान बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन ऐसा हो जाता है कि अपवर्तन कोण पूरा का पूरा कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो वो जो आपका मैक्सिमम आपतन कोण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि आपतन कोण जो क्रांतिक कोण है तो अपवर्तन कोण का मान पूछ रहा है। तो कंडीशन ही वही है कि जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री होगा तभी आपतन कोण जो होता है वो क्रांतिक कोण के बराबर होता है। यानी अगर हम लोग इसमें ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपका जो सेकंड ऑप्शन है 90 डिग्री, ये आपका जो है वो करेक्ट है। यानी कि प्रकाश की किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता तो वही कंडीशन क्या होता है, आपका क्रांतिक कोण कहलाता। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम में पाश में प्राप्त
पाश्चन श्रेणी की वर्ण रेखाओं की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होगी। यानी न्यूनतम तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है, वो भी पाश्चन श्रेणी के लिए। ठीक, तो इसके लिए आप जब हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियां पढ़ते हैं, जिसमें हम ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी आदि तमाम प्रकार की श्रेणियों को पढ़ते हैं, तो उसमें अलग अलग श्रेणियों के लिए तरंग दैर्घ्य निकालने का अलग अलग सूत्र होता है, जिसमें जो आज इसका जो सूत्र होता है आपका अपान लैम्डा इज इक्वल टू आर और 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक, ये आपका फार्मूला होता है, मेन फार्मूला आपका यही होता है। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि पाश्चन श्रेणी, क्या कह रहा है, पाश्चन श्रेणी। तो पाश्चन श्रेणी की कंडीशन में हमें पहले ये देखना है कि n1 का मान कितना रखते हैं और n2 का मान। अभी देखो न्यूनतम की बात जब कहेगा कि न्यूनतम तरंग दैर्घ्य चाहिए तो n2 का मान हमेशा क्या रखते हैं, इनफाइनाइट रखते हैं। कोई भी श्रेणी के लिए अगर न्यूनतम तरंग दैर्घ्य पूछे तो आप n2 का मान कितना रखेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे। और अगर मैक्सिमम तरंग दैर्घ्य पूछता है तो n2 का मान हमेशा कितना रखेंगे, जैसे अगर ये n1 का मान 2 रखें तो n2 का मान 3 हो जाएगा, अगर n1 का मान 3 रखें तो n2 का मान 4 रखते हैं। इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग पाश्चन श्रेणी की बात करें तो पाश्चन श्रेणी जो होता है ये आपकी तीसरे नंबर की श्रेणी होती है। कितने नंबर की श्रेणी होती है, तीसरे नंबर की। तो इस स्थिति में हम लोग n1 का मान क्या रखते हैं, 3 रखते हैं। यानी पाश्चन श्रेणी में जो आपका उच्चतम ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन जब आता है तो वो तीसरी कक्षा, उसका जो न्यूनतम ऊर्जा स्तर होता है वो तीसरा होता है, इसलिए n1 का मान कितना रखते हैं, 3 रखते हैं। तो n1 का मान 3 रखेंगे और n2 का मान क्या रखेंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों रखेंगे, क्योंकि इसमें न्यूनतम तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है। ठीक, तो ये आप दिमाग में सेव कर लीजिएगा, न्यूनतम तरंग दैर्घ्य पूछेगा तो आपको क्या रखना है, n2 का मान इनफाइनाइट रखना है। और जैसे पाश्चन श्रेणी के लिए कहा है तो n1 का मान पाश्चन श्रेणी के लिए 3 होता है। n1 क्या होता है, वह न्यूनतम ऊर्जा स्तर होता है जिसपे इलेक्ट्रॉन आता है। तो n1 का मान 3 रख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1/λ बराबर r इंटू 1/, n1 का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 3 का स्क्वायर रखा है और माइनस 1/, इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो इनफाइनाइट से किसी भी संख्या में भाग करते हैं वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ से 1/λ इक्वल टू हो जाएगा आपका r इंटू 1/9 और माइनस 0, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/λ इक्वल टू हो जाएगा r/9। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लैम्डा का मान निकालेंगे तो ये चीज़ें उलट जाएंगी, तो हो जाएगा λ/9/r। तो ये हो जाएगा आपका मीटर में तरंग दैर्घ्य। ठीक, अब आर जो होता है वो रीडबर्ग नियतांक होता है, जिसका अपना मान होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सब आर के फॉर्म में ही दिए गए हैं, तो इसलिए इसका मान हम लोग नहीं रखते हैं। तो इसमें अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें तो इसमें जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका क्या है, करेक्ट, यानी 9/r जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, इसको अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो चौथा क्वेश्चन दिया गया है। ये विकल्प है, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे, जानेंगे तो ही आप हल कर सकते हैं, क्योंकि इन सारे क्वेश्चन पे आप वैसे देख करके इसको नहीं लगाया जा सकता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगला देखिए, घा वाला जो क्वेश्चन है चौथा, कह रहा कि किसी धातु का कार्यफलन, कार्यफलन को हम लोग किससे नोट करते हैं, W0 से नोट करते हैं। ये दिया गया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आगे कह रहा कि शून्य गतिज ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु, यानी काइनेटिक एनर्जी का मान कितना दिया गया है, 0। शून्य गतिज ऊर्जा यानी उसकी ऊर्जा कितनी है, 0 है। तो उत्सर्जन हेतु आवश्यक विकिरण की तरंग दैर्घ्य का मान पूछ रहा है, यानी तरंग दैर्घ्य बताना है। तो हम लोग पढ़ते हैं आइंस्टीन का समीकरण, जब हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं आइंस्टीन का जो इक्वेशन उन्होंने बताया था कि जो फोटॉन की ऊर्जा होती है, जिसमें जब आप उसको पढ़ेंगे चैप्टर डिटेल में तो वो हमने डिटेल में पढ़ाया। अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो प्रकाश विद्युत प्रभाव जाकर के चैप्टर पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़े हैं तो। अगर पढ़ें तो आप पहले से जानते होंगे। आइंस्टीन ने बताया है कि जो फोटॉन की ऊर्जा होती है वो जब किसी भी धातु के पृष्ठ पर पड़ता है तो वो 2 भागों में टूट जाता है, एक होता है कार्यफलन के रूप में और एक होता है गतिज ऊर्जा के रूप में। कार्यफलन क्या होता है, तो एक न्यूनतम ऊर्जा होती है जिससे धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। ठीक, और जो आपका गतिज ऊर्जा होती है तो जितनी ऊर्जा कार्यफलन के अलावा बचती है, जैसे मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा कार्यफलन में यूज होगी, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है। ठीक, अब मान लीजिए कि ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता और टोटल एनर्जी कितनी होती है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कार्यफलन में यूज हो जाता, लेकिन जो आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचता है वो गतिज ऊर्जा में चेंज होता है। अब इसमें कह रहा है कि जो कार्यफलन वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और गतिज ऊर्जा कितनी है, 0 है। तो तरंग दैर्घ्य बताना है। तो सिंपल सा सूत्र लगाते हैं, लोग जानते हैं E बराबर होता है, ये आपका 2 भागों में टूटेगा, एक होता है कार्यफलन के रूप में और एक होता है काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो सवाल में कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, तो ये तो हो जाएगा 0। अब E इक्वल टू हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो फोटॉन की ऊर्जा होती है वो होती है H इंटू न्यू, और हम लोग जानते हैं कि न्यू बराबर होता है C/λ। तो यहाँ से मान रख लेंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा आपका HC/λ। तो ये भी काम का फार्मूला है, 1 नंबर के सवाल से भी बन जाते हैं, जैसा कि इसी में बनना। तो यहाँ से हो जाएगा आपका H/λ इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा आपका W0 प्लस 0। ठीक, मान रख लेते हैं H का मान होता है 6.61 × 10⁻34। H क्या है, H प्लांक नियतांक। ठीक, और सॉरी यहाँ से देखो तो ये हो जाएगा C,
एच सी बटे लैम्डा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा एच सी बटे लैम्डा। और सी क्या होता है, प्रकाश की चाल जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लैम्डा का मान पूछ रहा है और कार्यफलन दिया गया है कितना, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये मान दिया गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको हमें करना पड़ेगा जूल में चेंज। तो इसको जूल में अगर कर लेंगे तो हो जाएगा 4 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक प्रकार का ऊर्जा का कार्य का मात्रक होता है। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 4 × 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका अंतर गुणा करेंगे तो 3 × 3 3 × 18 3 × 18 19.83 बटे लैम्डा और गुणे 10 के पावर हो जाएगा -34 और ये हो जाएगा प्लस 8 और बराबर ये हो जाएगा 16 चौके 64 यानी 6.4 × 10 के पावर -19। आई होप आपको समझ में आ गया। इसको इधर ले चलते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 19.83 और गुणे 10 के पावर, इसको घटा लीजिए भाई, घटाएंगे तो आ जाएगा -26 और बटे में आ जाएगा 6.4 और गुणे में 10 के पावर -19 बराबर हो जाएगा लैम्डा। ठीक, तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। हम नोट करते हैं इसको अगर इधर लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा आपका 19.83 × 10⁻26 और ये मान ऊपर चला जाएगा तो प्लस 19 और अपान में हो जाएगा आपका 6.4। ठीक, और ये 19 को हमने क्या किया ऊपर कर दिया तो ये हो गया आपका प्लस में। ठीक, यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 0.9। ठीक, तो अब एंगस्ट्रॉम में चेंज करने के लिए इसको मीटर में करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं भाई, एंगस्ट्रॉम में चेंज करने के लिए इसको 10 के पावर -10 से भाग करते हैं, क्योंकि 1 मीटर में जो होता है वो आपका 1 एंगस्ट्रॉम में जो होता है वो 10 के पावर -10 मीटर होता है। यहाँ से लैम्डा बराबर हो जाएगा आपका 3.09 × 10 के पावर -7 और प्लस का हो जाएगा 10। यहाँ से लैम्डा बराबर आ जाएगा 3.09 गुणे में 10 के पावर कितना हो जाएगा आपका 3 और 10 के पावर 3 का मतलब 1000 हो जाएगा लैम्डा बराबर 3090। इसमें 3090 कोई ऑप्शन में है नहीं, तो इसमें 3108 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो ये नियर अबाउट जो आपका ऑप्शन मिला वो आपका मिला है 3108 एंगस्ट्रॉम। तो ये वाला ऑप्शन आपका जो होगा वो सही होगा, यानी जो आपका इसमें थर्ड ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या दिया गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः ई एवं बी हैं, तो तरंग संचरण की दिशा प्रदर्शित होगी। तो अगर आप विद्युत चुंबकीय तरंग वाला चैप्टर पढ़े हैं तो उसमें आप पढ़े होंगे कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है इसमें जो वाइब्रेशन होता है वो आपका वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के होता है अभिलंबोत। ठीक, यानी चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, लेकिन जो तरंग संचरण होता है वो इन दोनों के ही लंबोत में होता है। यानी यहाँ पर तो कंपन जो होगा माध्यम में वो किधर होगा, वैद्युत क्षेत्र में होगा, और एक किधर होता है और एक आपका होता है चुंबकीय क्षेत्र में, जो कि इस प्रकार से है, ये आपका जेड अक्ष में होता है। ठीक, लेकिन जो तरंग संचरण की दिशा होती है वो किधर होती है, वो आपका इन दोनों के अभिलंबोत होता है। तो इस स्थिति में इनका अगर सदिश पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसे हम कैसे नोट करते हैं, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के द्वारा। यानी ये जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन ये आपका जो होगा करेक्ट आंसर होगा, जिसमें हम लोग क्योंकि दोनों ही सदिश राशि होते हैं और जब किसी सदिश राशि से गुणा करने पर जो परिणाम हो वो भी एक सदिश राशि प्राप्त हो तो उसे हम लोग सदिशों का सदिश गुणनफल कहते हैं। और चूंकि वेग भी सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है और चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश राशि है, तो इसमें वैद्युत क्षेत्र और वेग के द्वारा जब गुणा करते हैं तो इससे क्या मिलता है, वेक्टर भी मिलता है, जो कि एक सदिश राशि है। तो जाहिर सी बात है कि इसे कैसे नोट करेंगे, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के द्वारा। ठीक, तो आई होप समझ में आया होगा। इसके अलावा जो आपका लास्ट जो आपका एमसीक्यू है वो क्या दिया गया है कि आवेश Q को एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर, यानी जैसे मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसके समांतर कौन सा आवेश है, स्मॉल Q आवेश है, कितने वेग से, स्मॉल V वेग से। अब देखो समांतर मतलब इसी की दिशा में, जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में आपका आवेश भी क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो कह रहा है कि आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि आवेश पर जो लगने वाला बल होता है उसका सूत्र होता है QVB sin थीटा। ठीक, अब यहाँ पर अगर समांतर की बात है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर अगर आवेश प्रवेश कर रहा है उसमें, तो उस स्थिति में थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि भाई इधर ये भी जा रहा है और इधर आपका चुंबकीय क्षेत्र है, तो दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण हमेशा 0 होता है। यहाँ पर थीटा रखेंगे 90, तो यहाँ से हो जाएगा F बराबर QVB इंटू साइन 90। और हम लोग जानते हैं कि जो साइन 90 होता है वो होता है 0। तो अगर साइन 90 0 तो F बराबर ये कितना हो जाएगा, साइन 90 का मान हो जाएगा 0, तो ये इसका 0 का पूरा गुणा हो जाएगा, तो चुंबकीय बल कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करेगा तो बल लगने वाला बल कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आई होप आपको सारे विकल्प अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपको देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है दूसरे का ये कह रहा है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। अब एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। तो एम्पियर का परिपथीय नियम अगर आप पढ़े हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हैं तो हम बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए। एम्पियर ने बताया था कि किसी भी बंद परिपथ से, एम्पियर ने क्या होता है कि किसी भी बंद परिपथ से गुजरने वाला जो विद्युत धारा होती है, जैसे मान लीजिए एक बंद लूप है, इसमें क्या है
ऐसे अलग अलग तार गुजर रहे हैं, ठीक, इस प्रकार से, और इन सभी में अलग अलग धाराएं प्रवाहित हो रही है। जैसे मान लीजिए इसमें I1 है, I2 है, I3 है, इसमें I4 है। तो एम्पियर ने बताया कि किसी भी बंद लूप से गुजरने वाली जो कुल धारा होती है, ठीक, उसका जब हम बीजगणितीय योग करते हैं, ठीक, तो इसके बीजगणितीय योग और निर्वात की जो चुंबकशीलता होती है उसका गुणनफल रेखा समाकलन के बराबर होता है। अर्थात इन्होंने एक फार्मूला दिया कि जो रेखा समाकलन होता है क्लोज इंटीग्रेशन वी डॉट वेक्टर वी डॉट dl, ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है आपका म्यू नॉट और इंटू सिग्मा आई, जहाँ अगर हम लोग बात करें सिग्मा आई तो ये होता है आपका I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4। माइनस I4 क्यों रखें हैं, क्योंकि भैया इन तीनों की दिशा सेम है, ये उसके क्या है अपोजिट है, इसीलिए इसको माइनस में रखें। तो ये है एम्पियर का नियम। अगर आप परिभाषा चाहते हैं तो मैं परिभाषा लिख दे रहा हूँ। तो ये है आपका एम्पियर का परिपथीय नियम, जिसको हमने लिख दिया। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं कि किसी भी बंद परिपथ के चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन यानी चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन यानी बी डॉट dl का मान निर्वात की चुंबकशीलता यानी म्यू नॉट, जो कि हमने यहाँ पर भी लिखा है म्यू नॉट के मान एवं बंद परिपथ से गुजरने वाली धाराओं की बीजगणितीय योग अर्थात सिग्मा आई, जिसका मान होता है I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये है आपका एम्पियर का नियम। एक नंबर के लिए इतना आप लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अगर आपकी इच्छा हो तो ये फिगर भी उसमें बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट्स में लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए और इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखिए। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल अंग्रेजी होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव की अगर हम लोग बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा प्रबंध अथवा निकाय होता है जिसमें समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो अगर आप लिखना चाहें तो आप नोट करिए कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा प्रबंध अथवा निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा प्रबंध अथवा निकाय है जिसमें समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप इसको समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए एक हो गया आपका प्लस क्यू, एक हो गया आपका माइनस क्यू, जिसमें Q1 जो होगा वो आपका यानी प्लस क्यू जो होगा वो माइनस क्यू के क्या होगा बराबर होगा। परिमाण दोनों का बराबर होगा परंतु विजातीय आवेश होंगे। विजातीय का मतलब एक प्लस और एक क्या हो माइनस हो। तो इस प्रकार से जो बना निकाय होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो फिर से एक बार सुनिए, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा प्रबंध अथवा निकाय है जिसमें समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इतना लिखेंगे, ठीक। इसके बाद कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश यानी Q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यानी इसका जो फार्मूला होता है आपका होता है 2Q और यहाँ से अगर इसका मात्रक बनाए तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो इसका मात्रक क्या होता है कूलाम मीटर होता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक, कि इसका सूत्र क्या होगा तो 2QL होगा, मात्रक क्या होगा तो कूलाम मीटर होता है, ठीक। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि देखा जाए तो एक न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है, एक प्रोटॉन एवं एक अल्फा कण समान वेग से गति कर रहे हैं, इनसे संबंध द्विपरागली तरंगदैर्घ्य में संबंध ज्ञात कीजिए। यानी एक आपका प्रोटॉन है और एक अल्फा कण है जो कि क्या कर रहा है समान वेग से, दोनों की स्पीड सेम है, गति कर रहा है। तो द्विपरागली तरंगदैर्घ्य का संबंध बताना है कि इसमें इसका सूत्र क्या होगा द्विपरागली तरंगदैर्घ्य से, वो आपको बताना है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण दोनों के वेग समान है। यानी मान लीजिए कि अल्फा कण का वेग मान लेते हैं v अल्फा, और फिर क्या कह रहा है और प्रोटॉन का जो वेग है वो है vp, ठीक। ये मान लेते हैं कि अल्फा कण प्रोटॉन का वेग। सवाल में कह रहा है दोनों बराबर है, यानी v प्रोटॉन जो है वो v अल्फा के बराबर है। ये सवाल में कह रहा है कि दोनों का वेग सेम है। अब हम लोग जानते हैं कि जो द्विपरागली तरंगदैर्घ्य होता है वो आप पढ़े हैं लैम्डा इक्वल टू होता है h/p और p क्या होता है p होता है m इंटू v। तो ये मान रखेंगे तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा आपका h/m इंटू v। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। अब अगर हम लोग अल्फा कण की बात पहले हम प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन के लिए तरंगदैर्घ्य, अगर यही चीज़ हम क्या करें प्रोटॉन के लिए निकालें तो प्रोटॉन के लिए यहाँ से लैम्डा प्रोटॉन मान लीजिए, p मतलब प्रोटॉन, ठीक।
ये इक्वल टू एच, एच क्या है, प्लांक नियतांक होता है, एम यानी मास ऑफ अल्फा, और वेग यानी वेग ऑफ, अरे अल्फा नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, मास ऑफ प्रोटॉन और वेग वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। ठीक, इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी अगर अल्फा कण की तरंग प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य की बात करें तो लैम्डा प्रोटॉन इक्वल टू एच अपान एम पी वी पी हो जाएगा। अगर यही चीज़ अगर हम लोग क्या निकालें, यही चीज़ हम लोग निकालें किसका, अल्फा कण का, तो हम लोग जानते हैं कि जो अल्फा कण होता है, यानी अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, वो 4 प्रोटॉनों के द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी 4 mp, यानी 4 गुना होता है। जैसे 1 किलो का अगर अल्फा कण है, मतलब 1 किलो का प्रोटॉन है, तो जो अल्फा कण होता है वो 4 किलो का होता है, 4 गुना ज़्यादा होता है। ठीक, तो इस स्थिति में जब हम क्या करेंगे, लैम्डा किसका निकालिए, अल्फा का, तो ये हो जाएगा एच अपान मास ऑफ, यहाँ से हो जाएगा अल्फा और वेग ऑफ अल्फा। अब वेग ऑफ अल्फा जो है मास वेग ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, तो यहाँ से लैम्डा अल्फा इक्वल टू हो जाएगा एच अपान, और मास ऑफ अल्फा जो है ये किसके बराबर होता है, ये आपके, ये देखो यहाँ पर लिखे हैं, यानी मास ऑफ अल्फा जो है किसके बराबर है, वो 4 प्रोटॉनों के द्रव्यमान के बराबर होता है। यहाँ से हो जाएगा 4 mp और इंटू वी पी। ठीक, क्यों, क्योंकि अभी अल्फा जो है वो वी पी के बराबर है। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या करते हैं, भाग कर लेते हैं। ठीक, समीकरण 1 डिवाइड बाई समीकरण 2, तो भाग करेंगे तो यहाँ से समीकरण 1 क्या है भाई, लैम्डा प्रोटॉन अपान लैम्डा अल्फा इक्वल टू एच अपान, इसका मान देखिए तो यह है एम पी इंटू बी पी, और पूरे बटे में इसका मान है एच अपान एम पी इंटू 4 एम पी इंटू बी पी। एच से एच कैंसिल, वी पी से बी पी कैंसिल, तो आप देखिए तो यह यहाँ चला आएगा और ये यहाँ चला आएगा, तो लैम्डा पी अपान लैम्डा अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 4 मास ऑफ प्रोटॉन अपान मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल, यहाँ से लैम्डा प्रोटॉन अपान लैम्डा अल्फा जो आएगा वो आ जाएगा 4 अपान 1, यानी लैम्डा प्रोटॉन और लैम्डा अल्फा में जो रेशियो है वो होता है 4 रेशियो एन, यानी तरंग दैर्घ्य का जो अनुपात होता है, तरंग दैर्घ्य में जो संबंध होता है कितने का होता है, 4:1 का संबंध होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, जो घाव वाला दिया गया है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की, यानी एंगस्ट्रॉम यानी लैम्डा का मान दिया गया कितना, 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, कि समांतर किरणपुंज 3 × 10⁻⁻6 मीटर चौड़े झिर्री पर लंबवत आपतित हो रहा है, यानी झिर्री की लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई कितनी, 3 × 10⁻⁻6। झिर्री की चौड़ाई को स्मॉल डी से नोट करते हैं, ये आप लोग पढ़े होंगे विवर्तन, और जब हम लोग विवर्तन वाला टॉपिक पढ़ते हैं वहाँ पे। ठीक, कह रहा है कि लंबवत आपतित हो रही है, यानी थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है। तो कह रहा है कि केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी कोणीय चौड़ाई, सॉरी थीटा का मान पूछ रहा है कि कोणीय चौड़ाई कितना होगा। ठीक, तो हम लोग एक सूत्र पढ़ते हैं कि जो कोणीय चौड़ाई होती है, कोणीय चौड़ाई सिंपल है, ये सूत्र बेस्ड सवाल है, थीटा इक्वल टू होता है, ये आपका होता है 2 लैम्डा अपान स्मॉल डी। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये मान दिया गया एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में पहले चेंज कर लेते हैं, इसको हम 6 को लिख सकते, 6000 को लिख सकते हैं 6 × 10⁻3, और एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होता है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे हो जाएगा 6 × 10⁻7 मीटर, ये मान यहाँ पर ला कर रखते हैं, तो हो जाएगा 2 × 6 × 10⁻7 और अपान 3 × 10⁻6, तो यहाँ से 3 2 जा 6, 2 2 जा हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4 और इंटू 10⁻7, और ये ऊपर चला जाएगा तो +6, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 × 10⁻1, 10⁻1 का मतलब नीचे, तो थीटा बराबर हो जाएगा 4/10 और बराबर 0.4 रेडियन, यानी कोणीय चौड़ाई कितनी आएगी, तो 0.4 रेडियन। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। ठीक, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या दिया गया है, एक फिगर बनाया गया है जिसमें सर्किट दिया गया है कुछ इस प्रकार से,
चलिए देखिए, ये कुछ इस प्रकार से एक सर्किट बनाया है और इस सवाल में क्या पूछ रहा है कि दिए गए परिपथ में D1 और D2 आदर्श डायोड है, यानी ये और ये D1 ये D2 दोनों क्या है, एक डायोड है, जो कि कह रहा है कि 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, कि जो आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है ये बताना है। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर आप देखो तो यहाँ पर एक 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, यानी विभव कितना दिया गया है, 12 वोल्ट दिया गया। ठीक, अब अगर इस परिपथ का रेजिस्टेंस देखें टोटल कितना है, तो एक चीज ध्यान देना इसमें, यहाँ पर ये जो D1 डायोड है ये आपका प्लस ये आपका माइनस है, तो उस स्थिति में ये टर्मिनल कैसा होगा, प्लस होगा, ये क्या होगा, माइनस होगा, ये आपका प्लस होगा, आपका माइनस होगा। लेकिन ये डायोड की अगर बात करें तो डायोड में यहाँ पर क्या है, ऋण है और ये क्या है, प्लस है। तो इस स्थिति में ये जो डायोड है ये किस अभिनत में है, ये है उत्क्रम अभिनत में। जब हम लोग संधि डायोड वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर अभिनत पढ़ते हैं, बाइसीकरण, उत्क्रम अभिनत और अग्र अभिनत। तो यहाँ पर उत्क्रम अभिनत में जब क्या होता है कि अगर डायोड का ऋण सिरा प्लस से और धन सिरा यन सिरा, इसको हम लोग बोलते हैं यन, इसको बोलते हैं पी, तो अगर यन, ये आपका यन है, यन वाला अगर धन से और पी वाला अगर ऋण से जुड़ा होता तो वो आपका उत्क्रम अभिनत होता। उस स्थिति में इसमें जो धारा है वो कितनी होती है, 0, यानी इसमें इस डायोड में किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो अगर इसमें धारा नहीं प्रवाहित होगी तो टोटल धारा किससे जाएगी, इससे जाएगी। अब इस परिपथ का अगर आप देखो तो इसका मतलब ये लगा हुआ है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो उस स्थिति में बच क्या रहा भाई, बच रहा है टोटल ये तार। अब ये तार क्या है, ये आपका है श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में अगर हम लोग प्रतिरोध देखें तो 5 ओम यहाँ पर लगा हुआ, 3 ओम यहाँ पर लगा हुआ, टोटल कितना हो गया भाई, टोटल हो गया 8 ओम, क्योंकि श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 धन R2, तो R1 5 है, R2 कितना 3, तो 5 3 8 ओम, यानी कुल प्रतिरोध कितना है 8 ओम। तो आपको बताना क्या है, धारा का मान, तो हम लोग जानते हैं I बराबर क्या होता है, V बटे R। अब V का मान कितना दिया गया, 12 दिया गया, और R का मान कितना दिया गया, 8 दिया गया, भाग कर लो, तो यहाँ से हो जाएगा 8 एकन्ने में 8, 4 बचा ना, 0.8 पंचे 40, यानी I का मान कितना आ जाएगा, 1.5 एम्पियर। तो आई होप आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, फिर अगला क्या दिया गया भाई, अगला कह रहा है विद्युत, किसी सेल के विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए। तो परिभाषा ध्यान से सुन लीजिए कि विद्युत वाहक बल होता क्या है। विद्युत वाहक बल का मतलब होता है जैसे आपके पास एक कोई बैटरी है, ठीक, इस बैटरी को क्या करो, किसी बाह्य परिपथ से जोड़ दो। ठीक, ये मान लो प्लस, ये मान लो माइनस, इसमें क्या करो, एक स्विच लगा दो। ठीक, एक बाह्य परिपथ से जोड़ दिया, परंतु इसमें धारा जो है वो प्रवाहित ना हो रही हो, इसमें धारा का मान कितना हो, 0 हो। तो उस स्थिति में इस बैटरी के दोनों सेलों के बीच का जो विभवांतर होगा उसको हम लोग बोलते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। यानी परिभाषा ही यही होती है कि यदि किसी सेल को किसी बाह्य परिपथ से जोड़ दिया जाए परंतु उसमें किसी प्रकार की विद्युत धारा प्रवाहित ना की जाए तो सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच का जो विभवांतर होता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए और इसको नोट कर लीजिए कि यदि किसी सेल को बाह्य विद्युत परिपथ से जोड़ दें परंतु उस परिपथ से कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो तो सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच का विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी हम लोग क्वेश्चन को लाकर इससे हम लोग अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी सेट को और जो आगे का क्वेश्चन उसको सॉल्व कराएंगे। तो अगर आपको आगे का वीडियो देखना है और उसका नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।